रात 10 बजे के बाद भी किसी पाठक के फोन के जवाब में शीतांशु ने पूछ ही लिया, इतनी देर रात कौन है ये सिरफिरा। अरे, पढ़ने वाले रात में ही पत्रिकाएं हाथ में लेते हैं पढ़ने के लिए। मेरी उस कहानी पर हर पाठक का लगभग यूं ही फोन आता, नंदिता जी बोल रही हैं। हाँ, बोल रही हूँ। आपकी कहानी पढ़ी, 2 औरतें। क्या लिखा है आपने? मन को छू गया, शुक्रिया, पर वो अंत समझ नहीं आया। एक बार कहानी और पढ़ लें, आ जाएगा समझ। मैंने झल्ला कर मोबाइल काट दिया। सर, मैंने आपकी रचना पढ़ी थी, कितना अच्छा लिखते हैं आप। लेकिन लेखक का गंभीर चेहरा कभी हल्की सी मुस्कान भी नहीं दे पाता, तो पढ़ने लिखने की शौकीन में नंदिता खिन्न हो जाती। आज मैं उन खिन्न लेखकों की वजह से कागज पर मानवीय भावनाएं उतारने में सक्षम हो पाए और मेरे अंदर का वजूद शब्द बनकर कब अखबारों या पत्रिकाओं के पन्नों पर जादू बिखेरने लगा, मैं खुद भी नहीं जानती। मुझे याद है मेरी पहली कहानी पर ढेरों पत्र मिले थे। तब कहानी के साथ लेखक का पता भी प्रकाशित होता था। मोहल्ले वालों ने भले ही न पढ़ी हो, लेकिन कहानी पर दूर दराज से पत्रों का सिलसिला 8 दिन बाद ही शुरू हो गया था। पाठकों की यह प्रतिक्रिया मुझे मालूम नहीं कितना आनंदित कर पाई, पर बाबूजी के हाथ लगे एकमात्र अंतर्देशीय पत्र ने उनके माथे की भरेकुटी को तान दिया था। मैंने बाकी खतों को चुपचाप अन्य कागजों में छिपा दिया था। मैं पड़ोस के राहुल दा की सिविल परीक्षा की तैयारी के बीच यदा कदा उनकी बौद्धिक चर्चा में शामिल होती रही। बौद्धिक पहेलियों के शौकीन राहुल दा उस दिन बोले, पहेली सुझाने में जितना आनंद है, उतना ही उसको भेजकर इनाम पाने में है। मैं राहुल दा की इस बात पर खिलखिलाकर हंस दी। उद्धरण चिन्ह ... और तुम्हारी भाभी के नाम से भेज दो तो माशाअल्लाह, खतों का अंबार लग जाता है। अरे, किसी महिला का पता क्या छप गया, सब प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं। मेरी खिलखिलाहट वहीं थम गई। मैं अपनी पहली कहानी पर आए खतों को ज्यों का त्यों वापस ले गई। राहुल दास से पूछने ही तो आई थी कि कैसे जवाब दूं अपने पाठकों को। मेरे जवाब देने का सारा जोश ठंडा पड़ गया था। यह भी पढ़े, न भूले रिश्तों की मर्यादा समय के साथ साथ मेरी लेखनी की धार कागज और शब्दों के बीच घिस घिस कर धारदार होती चली गई थी। पर पाठकों के साथ रिश्ते को लेकर मैं असमंजस की स्थिति में ही रही। खतों से फोन के जमाने में आई तो टेलीफोन डायरेक्टरी के खोजी पाठकों की मुझ तक पहुंचने की कई कोशिश नाकाम हो जाती या कर दी जाती, पर मेरी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं होता। मैं तो अपनी प्राइमरी स्कूल की नौकरी, घर गृहस्थी और लेखन के बीच खोई रहती। शीतांशु की पदोन्नति के कई चरण उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर करते गए और मैं सहजता से परिवार की जिम्मेदारियों को उल्टी चली गई। बड़े बेटे सौरभ का करियर और छोटे बेटे की नींव भरती पढ़ाई में मैं उतनी ही रुचि लेती थी जितनी अपने लेखन में। टेलीफोन से मोबाइल, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जमाने में अब संपादक लेखक के रंगीन फोटो, मोबाइल नंबर्स और ईमेल पता भी छापने लगे थे। रात 10 बजे के बाद भी किसी पाठक के फोन के जवाब में शीतांशु ने पूछ ही लिया, इतनी देर रात कौन है ये सिरफिरा। अरे, पढ़ने वाले रात में ही पत्रिकाएं हाथ में लेते हैं पढ़ने के लिए। मेरी उस कहानी पर हर पाठक का लगभग यूं ही फोन आता, नंदिता जी बोल रही हैं। हाँ, बोल रही हूँ। आपकी कहानी पढ़ी, 2 औरतें। क्या लिखा है आपने? मन को छू गया, शुक्रिया, पर वो अंत समझ नहीं आया। एक बार कहानी और पढ़ लें, आ जाएगा समझ। मैंने झल्ला कर मोबाइल काट दिया। मैं बिस्तर पर सोने का उपक्रम करती, पर मेरी बंद आंखों के बीच चलती पुतलियां मेरे ना सोने का राज खोल देती थीं। पाठकों के फोन का आना जारी था, पर उनकी संख्या कुछ कम हो गई थी।
अब मैं उन्हें धन्यवाद कहती और उनके बारे में एक दो बातें जरूर पूछती। फिर एक दिन एक पाठक का दोबारा फोन आया था। नंदिता जी, मैंने वो कहानी फिर पढ़ी। संभवतः उसी पाठक का फोन था जिसे कहानी का अंत समझ न आने पर मैंने दोबारा पढ़ने की सलाह दी थी। मैं उत्साह से बोली थी इस बार, अरे तुम समझ में आया न। उस पाठक के प्रति मेरे मन में दया भाव उमड़ आया था। हाँ, समझ आया, पर कुछ आप खुलासा करें न। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। देखो रोहित, जब दर्द एक हो जाते हैं तो सारे शिकवे खत्म हो जाते हैं और यही कहानी का अंत है। मैंने उस पाठक का नाम लेकर प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। रोहित जैसे कुछ और सुनना चाह रहा था। कहाँ रहते हो? मुंबई में। क्या करते हो? कंप्यूटर हार्डवेयर का व्यापारी हूँ। ओह, फिर भी साहित्य में रुचि। क्या मैं फिर बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। फोन रखते ही मेरा बचपन वाला मन लौट आया था। वो मन जो उन साहित्यकारों से मिलना चाहता था जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ था। आज मैं उन पाठकों के बारे में जानना चाहती थी जो मेरे लेखन का गहरा भेद जानना चाहते हैं। एक दिन फिर रोहित का फोन आया था कि वो मेरी किताबें पढ़ना चाहता है। मैंने कहा, किताबें बहुत सारी हैं, मिलूंगी तब दूंगी। मैंने दरअसल रोहित को सफाई से टालना ही चाहा था। फोन रखकर मैं मन ही मन अलहड़ सी बुदबुदाई थी। मैं भला कब मिलूंगी उससे? मैं भला कब मुंबई जाऊंगी? ना मिलना होगा, ना देना। इसी बीच बंगलुरु में मौसी के छोटे बेटे के विवाह का निमंत्रण था। वही मौसी जिसने बचपन में मुझे बहुत प्यार दिया और आज भी पग पग पर साथ है। विवाह में जाना जरूरी था, पर शीतांशु की छुट्टी मंजूर नहीं हुई। शीतांशु ने मेरा और वैभव का टिकट बुक करवा दिया था। लंबी दूरी की गाड़ी में यूं जल्दी टिकट मिलना आसान नहीं था। फिर भी शीतांशु ने नेट की गहरी खोजबीन के बाद मुंबई के रास्ते टिकट बुक करवाने की सहमति मांगी। मुझे तो मौसी के बेटे के विवाह में जाना है। अब यह तुम पर छोड़ा कि तुम मुझे किस रास्ते से भेजते हो। मैंने बिंदास होकर नेट पर बैठे शीतांशु के गले में बाहें डाल दी थी। यात्रा करना वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लंबी यात्राएं मुझे मनपसंद किताबें पढ़ने का मौका देती हैं। मुंबई में 7 घंटे का इंतजार है अगली गाड़ी के लिए। कोई बात नहीं, मुझे तो चलती भीड़ को देखना वैसे भी अच्छा लगता है। मुंबई की ट्रेन में बैठते ही मैंने सोचा, क्या कोई नहीं है मुंबई में मेरा? कोई तो होगा। अरे रोहित, वही मेरी किताबें मांगने वाला। पर ऐसे किसी से कैसे मिलूं? पर एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैंने अपने मोबाइल की फोन बुक में रोहित का संजोया हुआ नंबर ढूंढा और कॉल का बटन दबा दिया। हेलो रोहित, मैं नंदिता बोल रही हूँ। तुम कल मुंबई में हो ना? हाँ, क्या आप मुंबई आ रही हैं? जैसे वो उछल पड़ा हो। मैंने मोबाइल पर उसकी खुशी महसूस की। शायद, पक्का नहीं। मैंने पूरी बाजी अपने हाथ में रख ली थी और फोन रख दिया। मैं कल की योजना तैयार करती रही कि मैं बंगलुरु की अगली गाड़ी में बैठने से पहले सिर्फ 15 मिनट का समय रोहित को दूंगी। मैं बस देखना चाहती थी अपने पाठक को, मिलना चाहती थी अपने उस पाठक से जिसने मेरी कहानी को पढ़ा था। अगले दिन मुंबई के विश्राम घर में तैयार होने के बाद मैंने घड़ी देखी तो अगली ट्रेन के लिए 5 घंटे बाकी थे। महानगर में रहने वाले व्यक्ति को इतना समय तो मिलना चाहिए कि वो ट्रैफिक के संघर्ष के बाद सही तरीके से पहुंच सके। मैंने रोहित को फोन करके बताया कि मैं उसके शहर में हूँ, अगर समय हो तो मिल ले। मैंने मिलने का स्थान कर्नाटक एक्सप्रेस में बी कोच बताया और समय रात्रि 8:15 का दिया, यानी ट्रेन चलने से केवल 15 मिनट पहले।
मेरे मन के किसी कोने में कहीं न कहीं किसी अनजान से मिलने का भय भी व्याप्त था, जिस पर पूरा गणित भी लगाया था मैंने। पर रोहित का 7:45 बजे ही फोन आ गया। पूछ रहा था, कहाँ हो? मैंने कहा, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर बी कोच के पास। पर मैंने रोहित को नहीं देखा था और न ही रोहित ने मुझे। कैसे पहचानेगा वो कोच के बाहर खड़ी भीड़ में? अपनी ड्रेस बता दूं? बेटा साथ है ये निशानी बता दूं? लाल रंग का सूटकेस है यह बता दूं? मैं ऊहापोह में थी कि रोहित का फोन आ गया। बी कोच में कहाँ? पर जवाब देने से पहले ही फोन कट गया और देवदूत की तरह वो मेरे सामने खड़ा था। दरअसल उसने मुझे मोबाइल उठाते ही पहचान लिया था। वो कहीं नजदीक ही खड़ा था। महानगरीय सभ्यता की तरह उसने हाथ आगे बढ़ाया था। मैं कस्बाई संस्कृति में पली बड़ी सोच में पड़ गई कि हाथ आगे बढ़ाऊं या नहीं, पर न जाने कैसा क्षण था कि हाथ स्वतः ही आगे बढ़ गया। रोहित, नंदिता जी, हम दोनों एक साथ बोल पड़े। मैं अपने पाठक से मिलकर खुशी के अतिरेक से झूल रही थी। उस क्षण को घूंट घूंट पीना चाहती थी। तो ऐसा होता है पाठक। निर्मल मासूम बच्चों की तरह चहकता, सावला चेहरा, बोलती आंखें, मध्यम कद का 25-26 साल का युवक सामने खड़ा था। मेरी एक बार किसी वरिष्ठ लेखिका से इस संबंध में बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि पाठक बहुत अच्छे होते हैं। शायद उसके जहन में बैठी इस बात ने ही मुझे पाठक से मिलने में मदद की हो।